हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले तो वीडियो पे क्लिक करने के लिए, वीडियो पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्त, और एक अपना प्यारा सा कमेंट डाल देना। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% जो है देखने को मिलेंगे। जो भी टाइप में आज आपको करवाऊँगा सबकी सब काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों 6 के बाद 18 लिखा है, और फिर आपको बताना है कि 14 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि 6 के बाद 18 कैसे लिखा गया है, इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो 6 से 18 कैसे बना है, 6 को दो जो है हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा 3। अब इस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 18। अब इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हम 14 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा 7। अब इस 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों आपको एक संख्या दी गई है। इसमें आपसे कहा गया है कि विषम अंक में से 3 घटाया जाए और सम अंक में 1 जोड़ा जाए, और फिर जो नई संख्या बनेगी उसके सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो फिर जो नई संख्या होगी उसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले हम विषम अंक में से 3 माइनस करेंगे। तो पहला विषम अंक हमारे पास क्या है 9। 9 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। इसके बाद 7। 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। उसके बाद सबसे लास्ट में ये जो 3 लिखा है, 3 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। अब हम सम संख्या में 1 जोड़ेंगे, जैसे 4 है सम संख्या, 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। उसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। फिर इसी तरह से 8 में 1 जोड़ेंगे और फिर 6 में 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये नई संख्या बनती है। अब जो है इस पूरी संख्या को आपको बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद हमारे पास ये संख्या बनती है। अब आपको देखना है कि इसमें मिडल अक्षर कौन सा है, यानी मध्य का अक्षर कौन सा है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मध्य का अक्षर कौन सा है 5। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों डायरेक्शन से लिया गया है। इसमें आपको क्या बताया है कि केदार घर से निकल के 25 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। अब आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। अब बताया गया कि केदार 25 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, तो ये जो हमारी दक्षिण साइड है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो इस तरफ ये बाएं मुड़ के 15 किलोमीटर चला। अब यहाँ से फिर से बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, तो ये हमारे फिर से बाएं मुड़ा और ये 25 किलोमीटर हो गया। अब ये जो है प्रारंभिक स्थान है और ये जो है अंतिम छोर है। आपको जो है ये डिस्टेंस बतानी है। इस बिंदु को हम जो है यहाँ ए मान लेते हैं, इसको बी, ये सी और ये डी। इस आकृति में हम देखते हैं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 25 किलोमीटर, और सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 25 किलोमीटर। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से बी और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। बी और सी अगर 15 किलोमीटर है तो ए और डी कितना होगा 15 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ब्लड रिलेशन से है। इसमें आपको क्या बोला है, ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो एक आई से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, हम जो है भाई बहन के लिए इस साइन का प्रयोग करेंगे और फिर माता पिता के लिए हम इस साइन का प्रयोग करेंगे।
ऊपर की ओर जो है हम माता पिता को लिखेंगे, नीचे की ओर पुत्र पुत्री को लिखेंगे। माइनस से हम जो है महिला को डिनोट करेंगे। सबसे पहले आपको बोला कि ए बी की पुत्री है, तो बी को हम ऊपर लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम माता पिता को ऊपर लिखेंगे और ए को जो है हम माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये पुत्री है, महिला है। अब इसके बाद आपको बोला है कि बी जो है वो सी की पुत्री है, तो सी को हम ऊपर लिखेंगे और संतान यानी पुत्र पुत्री जो है उसको नीचे की ओर लिखेंगे। अब सी जो है वो डी का भाई है, तो हम भाई बहन के लिए इस साइन का प्रयोग करेंगे। और डी जो है वो ई की माँ है, तो हम डी को ऊपर लिखेंगे और ई को नीचे की ओर लिखेंगे। अब आपको बताना है कि ए का ई से क्या संबंध है। तो इस पैटर्न में हम देखते हैं कि बी जो है वो सी की पुत्री है, तो ए और सी का आपस में क्या संबंध है। सी जो है वो ए का नाना है, सी और डी दोनों भाई हैं, तो डी भी जो है ए का नाना होगा। ई डी की संतान है, तो ई जो है वो ए का मामा होगा। और ई महिला तो और ए जो है वो ई की भांजी होगी। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी भांजी। प्रश्न नंबर 5 में आपको बताना है कि प्रश्न आकृति से कौन सी उत्तर आकृति बनेगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी में ये जो साइन है ये प्रश्न आकृति में कहीं भी नहीं है। अब सी में ये जो सर्कल बना हुआ है ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी में ये जो पार्ट है, ये जो गर्दन जैसा पार्ट है ये बिल्कुल सीधा है, जबकि प्रश्न आकृति में थोड़ा टेढ़ा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 6 में आपको कथन दिया है मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मेहनती लोग परिणाम के प्रति सदैव आशान्वित रहते हैं, तो दोनों ही बातें जो है बिल्कुल सही बोली गई हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। निष्कर्ष क्या दिया गया है, परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत के अतिरिक्त अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष है मेहनत ही निश्चित सफलता का पथ है, तो ये भी बातें बिल्कुल दोनों कथन के अनुसार बोली गई हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये नीचे की ओर 5 लिखा है और नेक्स्ट आकृति में प्रश्न चिन्ह बना हुआ। आपको बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम पहली आकृति का एनालिसिस करते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगा है। जेड कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर। ए कितने पर आता है, 1 नंबर पर। इसके बाद एल कितने पर आता है, 12 नंबर पर। और फिर बी कितने पर आता है, 2 नंबर पर। अब हम जो है इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बनता है, 41। अब 41 को हम अलग अलग लिखेंगे, 4 अलग 1 अलग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। इस कारण इस तरह से ये 5 लिखा गया है। अब यही लॉजिक जो है हम दूसरी आकृति में लगाएंगे। तो एन कितने पर आता है, 14 नंबर पर। टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। एफ कितने पर आता है, 6 पर। जी कितने पर आता है, 7 नंबर पर। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 47। अब 47 को अलग अलग लिखेंगे, 4 अलग 7 अलग, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 11। अब 11 को जो है फिर से हम अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग कब तक लिखेंगे, जब तक हमारे पास एक सिंगल डिजिट की संख्या नहीं बन जाती। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इनमें से 3 आकृतियों में कोई ना कोई एक समानता है। 3 आकृतियाँ एक समान रूप में है, जबकि एक ऐसी आकृति है जो इन तीनों से अलग है। आपको जो है उसी आकृति को फाइंड करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे, जो ए में आकृति है उसमें छोटे तीर के दाएं बड़ा तीर बना हुआ है। सेम यही प्रोसेस ऑप्शन बी में है, जो छोटा तीर है उसके दाएं में बड़ा तीर है। सी में भी यही है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, जो छोटा तीर बना हुआ है वो दाई साइड में बना हुआ है और इसके बाएं में बड़ा तीर बना है। तो ये जो है
विषम आकृति हुई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों वो आरआरबी में पूछा गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये जो ABC लिखा है, लास्ट के तीनों डिजिट बिल्कुल क्रम में लिखे गए हैं। इसके बाद EFG ये भी क्रम में है, MNO ये भी क्रम में लिखा गया है, QRS इसको भी क्रम में लिखा है। तो जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे हमारे उत्तर के वो बिल्कुल क्रम में होंगे। अब दूसरी बात इसमें क्या है, ABC इसके बाद D आना चाहिए, तो D को जो है पहले लिखा गया है। इसी तरह से EFG G के बाद H आता है तो H को पहले लिखा है। अब MNO के बाद P आता है, P को पहले लिखा गया है। इसी तरह QRS इसके बाद क्या आता है, T को पहले लिखा है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में J K L बिल्कुल क्रम में लिखे गए हैं, लेकिन L के बाद M आता है, लेकिन यहाँ I लिखा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, IJK ये बिल्कुल क्रम में लिखा गया है, K के बाद L आता है, L को पहले लिखा है। यही लॉजिक हमारा इसमें बनता है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 10 में आपको आकृतियों की एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है। आपको बताना है कि इसी सीरीज को फॉलो करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें हम सबसे पहली आकृति में देखते हैं कि एक त्रिभुज सीधा किया है और दूसरा त्रिभुज उल्टा करके रखा गया है, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। अब जो है सेकंड आकृति में एक रेखा को कम करके लिखा गया है। तीसरी आकृति में फिर एक रेखा को कम कर दिया है, और इसी तरह से चौथी आकृति में एक रेखा को फिर से कम किया है। अब चौथी आकृति में से हम इस रेखा को हटा देते हैं, तो हमारे पास नई आकृति कौन सी बनती है, ऑप्शन सी। यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।